हेलो दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है थायराइड ग्लैंड। इससे आपके एग्ज़ाम में भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन, आपके क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिलअप्स, एमसीक्यू इस टॉपिक से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। जो मेन क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है फिजियोलॉजी के पेपर में, वो ज़्यादा चांसेस है कि थायराइड ग्लैंड से ही पूछा जाता है। तो चलिए आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम इस पूरे लेक्चर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो पहले तो आप ये देखिए कि थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट किधर है। थायराइड ग्लैंड हमारे ट्रैकिया के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। इसके दो लोब होते हैं, लेफ्ट लोब और एक होता है राइट लोब, ठीक है। और ये दोनों लोब कनेक्ट होते हैं हमारे इस्तमस से। फिर आप ये देखिए कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारे एसिनाई होते हैं। एसिनाई क्या होते हैं? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं? एसिनाई। एसिनाई का ही दूसरा नाम है हमारे पास फॉलिकल, ठीक है। ये फॉलिकल किससे भरा हुआ होता है? ये फॉलिकल हमारे पास एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, उससे भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलोइड। तो यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे पास? एसिनाई। इसके अंदर क्या हो गया मेरे पास? कॉलोइड। और इस पूरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉलिकल। तो ये तो हो गए हमारे फॉलिकल्स। इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स को हम बोलते हैं सी सेल्स। सी सेल जो होते हैं हमारे पास वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास कैल्सिटोनिन। तो थायराइड के स्ट्रक्चर में हमको एक तो फॉलिकुलर सेल याद रखना है जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे? हमारा थायराइड हार्मोन। और एक याद रखना है पैराफॉलिकुलर सेल्स जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे? हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करेंगे। तो इन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर एक्टिव स्टेट और रेस्टिंग स्टेट में कैसा होता है वो हम देखते हैं। तो एक्टिव स्टेट में जो हमारे पास ये जो सेल्स होती है एसिनाई की, वो कॉलमनार शेप की होती है और उनके अंदर जो कॉलेड होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। वहीं हम देखें रेस्टिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो जो ये जो सेल्स होगी वो होगी फ्लैटेंड, और जो एसिनाई होगी वो बहुत सारी होगी, और उसके अंदर जो हमारा स्ट्रोमा था वो भी बहुत सारा होगा। तो याद क्या रखना है? रेस्टिंग स्टेट में हमारे पास फ्लैटेंड सेल्स है और एक्टिव स्टेट में हमारे पास कॉलमनार सेल्स है। वहीं हम देखें अगर स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा जो होता है वो लेस होता है किसमें? एक्टिव स्टेट में, और मोर होता है किसमें? रेस्टिंग स्टेट में ज़्यादा होता है। यही आपको याद रखना है। फिर हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ थायराइड हार्मोन की, मतलब जो थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है उसका अंदर क्या केमिकल नेचर होता है, ठीक है। तो पहला आप ये देखिए कि इसके नाम से ही हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो T4 हार्मोन हम बोलते हैं वो होता है हमारा मेन थायरॉक्सिन, ठीक है। जो हम T3 बोलते हैं वो होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या है? आयोडो। आयोडो मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें प्रेजेंट होगा आयोडीन, और ये तो आपको पता ही होगा कि जो थायराइड हार्मोन होता है वो आयोडीन से ही बनता है, ठीक है। तो आयोडो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वहीं हम देखें T4 तो उसमें क्या था मेरे पास? टेट्रा आयोडो, मतलब 4 आयोडीन है। वहीं हम देखें ट्राई आयोडो में क्या होगा? 3 आयोडीन हमारे पास होंगे। तो ये कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जो T4 होता है वो 90% तक जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है वो T4 होता है, लेकिन ये एक प्रो हार्मोन है, मतलब ये एक्टिव हार्मोन नहीं है। जो मेन काम करता है वो करता है T3, ठीक है। T3 हमारे पास क्या है? एक्टिव हार्मोन, लेकिन ये 10% ही रिलीज होता है। तो बाकी का क्या होता है? तो ये जो 90% रिलीज हुआ था हमारे पास T4 वो क्या होगा? डी आयोडीनेशन। डी आयोडीनेशन मतलब एक आयोडीन हटना। तो सिंपल सी बात है, 4 आयोडीन में से अगर एक आयोडीन हट जाएगा मेरे पास तो क्या बन जाएगा? T3। तो इस तरीके से मेरा जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा हम एक और हार्मोन देखें वो हो जाएगा हमारा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? वो रिलीज होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन का अंदर केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये हमको पता चल गया तो हम सिंथेसिस आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम अच्छे से याद नहीं रखना, बस एक आइडिया रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ हमारी जो पूरी शुरुआत हो रही है वो किस अमीनो एसिड से हो रही है? वो हो रही है टायरोसिन अमीनो एसिड्स। तो टायरोसिन अमीनो एसिड क्या होता है मेरे पास? जो होता है वो एक तरीके का OH कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो इसमें मेरे पास एक तो होगी बेंजीन रिंग, एक होगा मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर देखिए यहाँ पे होगा मेरे पास CH2CH। अब क्योंकि ये अमीनो एसिड है तो इसमें एक अमीन ग्रुप आ जाएगा और एक एसिड ग्रुप आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? टायरोसिन अमीनो एसिड हो गया। अब मान लीजिए इस टायरोसिन अमीनो एसिड के 3 एंड पे, मतलब जो यहाँ पे मैं बात करूँ बेंजीन शुरू हुआ तो 1 2 3 4 5 6,
तो अगर 3 वाले एंड पे मैंने एक आयोडीन अगर जोड़ दिया तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मोनो आयोडो टायरोसिन। उसको मैं क्या बोलूँगा, मोनो आयोडो टायरोसिन, जो कि कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे हमारे पास है। और वहीं अगर मैं दूसरा आयोडीन जोड़ दूं जो कि 5th नंबर पे है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, 3,5 डाई आयोडो टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं T3 और T4 कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पे आप समझिए, अगर मैं मोनो आयोडोटायरोसिन को डाई आयोडोटायरोसिन से जोड़ दूं तो मेरे पास ट्राई आयोडोथायरोनिन बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन को आपस में जोड़ दिया। तो जैसे ही मैं जोड़ूंगा 2 बेंजीन ग्रुप जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 2 बेंजीन ग्रुप जुड़े तो मेरे पास अभी तक तो 2 ही आयोडीन थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, उसमें एक आयोडीन और ऐड कर दिया। अगर मैं एक आयोडीन और ऐड कर दूंगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई मतलब होता है 3, आयोडो मतलब आयोडीन, तो 3 आयोडीन है मेरे पास, इसलिए क्या नाम दे दिया, टाई आयोडो। और टायरोसिन अमीनो एसिड था ही तो 2 हो गए, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, थायरोनिन। तो ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे पास 4 आयोडीन हो गए तो उसको मैं क्या बोलूँगा, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्या बोलूँगा, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। एक चीज़ आपको याद रखना है, एक चीज़ होती है हमारे पास रिवर्स T3। रिवर्स T3 में क्या होता है, मेरे पास 3' और 5' पे तो आयोडीन होगा, लेकिन जो मेरा मेन जो 5th जो मेन बेंजीन रिंग थी उसके 5th वाले पार्ट पे आयोडीन नहीं होता। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिवर्स T3। मतलब है तो 3 ही आयोडीन, लेकिन जो पोजीशनिंग है वो अलग है। मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि जो रिवर्स T3 होता है वो एक इनएक्टिव थायरोक्सिन कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, इनएक्टिव कंपाउंड होता है। वहीं हम देखें जो हमारे पास मेन एक्टिव कंपाउंड था वो था हमारा T3, और जो प्रो हार्मोन था वो था हमारा T4। ये चीज़ आपको अच्छे से केमिकल स्ट्रक्चर में याद रखनी है। तो अब अगर मैं फॉर्मेशन देखूंगा तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो आयोडीन को कलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, आयोडीन को ट्रैप करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, क्योंकि आयोडीन ऐसे ही तो प्रेजेंट नहीं होता आयन की तरह, वो आयन की तरह प्रेजेंट होता है। मतलब एटम प्रेजेंट नहीं होता, वो आयन प्रेजेंट होता है I-। मैं क्या करूंगा, इस I- को आयोडीन में कन्वर्ट करूंगा। तो इसको किस प्रोसेस से करूंगा मैं, ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो पहला तो मैंने क्या किया, आयोडीन को ट्रैप किया, फिर मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन। फिर मैं क्या बनाऊंगा, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन। मतलब ये जो आयोडीन मैंने ट्रैप किया है उसको टायरोसिन ग्रुप से जोड़ूंगा, तो उसको मैं बोलता हूं ऑर्गेनिफिकेशन, ऑर्गेनिफिकेशन। और वहीं अगर मैं बात करूं, लास्ट में मैं 2 मोनो आयोडोटायरोसिन और डायोडोटायरोसिन को अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, T3 और T4। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कपलिंग, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, कपलिंग। तो ये 4 प्रोसेस होता है जिससे हमारा थायराइड हार्मोन बनता है। ये चारों प्रोसेस अब हम आगे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये थायराइड हार्मोन सिंथेसिस हुआ। हमने लगभग तो इसके बारे में अच्छा सा ओवरव्यू ले लिया है, पर अब एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। इससे आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे कि हम क्या करेंगे, आयोडीन ट्रैपिंग, मतलब आयोडीन को पकड़ेंगे। अब जो आयोडीन होता है वो आयन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये है मेरे पास थायराइड की सेल, ठीक है। थायराइड की कौन सी सेल, फॉलिकुलर सेल, थायराइड फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। तो जो थायराइड फॉलिकुलर सेल होता है उसके मेरे पास 2 एंड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास बेसल एंड और एक होता है हमारे पास एपाइकल एंड। एक होता है एपाइकल एंड और एक होता है बेसल एंड। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक स्ट्रक्चर देखिए जो मैंने अभी बनाया था फॉलिकल्स में, कि ये था मेरे पास फॉलिकल्स, ठीक है। ये कौन सी, असिनी सेल्स थी, और इसके अंदर मेरे पास क्या था, स्ट्रोमा। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है एंड, इसको मैं बोल रहा हूँ बेसल एंड, और ये जो एंड है इसको मैं बोल रहा हूँ अपाइकल एंड। यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो होता क्या है, मेरे पास जो अपाइकल एंड होता है वहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट होता है सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। ये जो सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर होता है ये एक तरीके का सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पे जो मेरे पास आयोडीन को अंदर लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जो एनर्जी जिसमें जाती है उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम में नहीं आता। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम में आएगा उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन डायरेक्टली नहीं आया इसलिए क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब सोडियम
आयोडीन के साथ यहाँ पे अंदर आ जाएगा तो वो सोडियम क्या होगा, इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएज में जाएगा। और जब ये इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएज में जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास एटीपी खर्च होगा। तो एक तरीके से एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इसलिए हमने इसको क्या बोला, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों जरूरत पड़ी कि हमको एनर्जी लगानी पड़ रही है, क्यों डायरेक्ट आयोडीन अंदर नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आयोडीन अगेंस्ट द ग्रेडियंट जा रहा है। अब अगेंस्ट द ग्रेडियंट कैसे जा रहा है, तो जो हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इस सेल का, वो होता है -50 मिलीवोल्ट। अब देखो आयोडीन भी नेगेटिव है और इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बनेगा। तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट इसको आना पड़ेगा। और यहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स के अंदर तो आयोडीन ही आयोडीन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास आयोडीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और बाहर आयोडीन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो क्योंकि आयोडीन कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन में जा रही है, इसलिए उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी ब्रेक करना पड़ता है, मतलब उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है। इसलिए मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का यूज़ होता है। और किस तरीके से होता है वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो जो अगला स्टेप है हमारे पास वो है ऑक्सीडेशन। सिंपल सा प्रोसेस है कि जो आयोडीन आयन है वो आयोडीन एटम में कन्वर्ट होता है। तो जो आयोडीन आयन था वो बेसल मेम्ब्रेन से अंदर आ गया था। बेसल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, ये जो है वो बेसल मेम्ब्रेन है और ये हमारी एपाइकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेसल मेम्ब्रेन से आयोडीन अंदर आ गया और आयोडीन जो हमारे पास एक मतलब रिसेप्टर होता है जो कि होता है पेंड्रिन रिसेप्टर। कौन सा, पेंड्रिन रिसेप्टर, जो कि एपाइकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। उसके थ्रू ये जो आयोडीन है वो हमारे ल्यूमेन में आ जाता है। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, मेरे पास जो आयोडीन आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आयन्स यहाँ से निकल जाएंगे। मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि आयोडीन आयन से आयोडीन एटम बन गया। और ये हो कहाँ पे रहा है, हमारे ल्यूमेन में। इसके अंदर एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम एक्ट करता है जो कि है थायराइड पर ऑक्सीडेज। ये नाम आपको याद रखना है, थायराइड पर ऑक्सीडेज। ये आपके फिलअप्स एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। तो थायराइड ऑक्सीडेज जो है, पर ऑक्सीडेज जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेप, आपका अगला जो स्टेप होगा वो होगा हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन और उसके बाद कपलिंग। इन तीनों में हेल्प करता है ये थायराइड पर ऑक्सीडेज। तो ऑक्सीडेशन में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो अगला स्टेप है हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ MIT मतलब मोनो आयोडो टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन का फॉर्मेशन करेंगे। अब मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में कि ये बनता कैसे है। सिंपल सी बात थी, जो टायरोसिन अमीनो एसिड था उसके ऊपर मैंने आयोडीन को जोड़ दिया था। तो ऑक्सीडेशन से मैंने देखा कि आयोडीन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच चुका है। ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुंच चुका है तो अब इसको टायरोसिन से जोड़ना है। तो ये टायरोसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, ये थायरोग्लोबुलिन वेसिकल्स में होता है, इन्हीं सेल्स के अंदर। ठीक है, जो हमने सेल्स देखी थी हमारी एसिनी सेल्स, उसके अंदर ही ये थायरोग्लोबिन होता है। तो ये थायरोग्लोबिन प्रोटीन यहाँ से बाहर निकलता है और ये कहाँ पे आ गया, हमारे जो स्ट्रोमल वाला एरिया था वहाँ पे आ गया। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होगा, ये जो थायरोग्लोबिन प्रोटीन है उसमें जो टायरोसिन रेसिड्यू है उसमें जाके ये एक आयोडीन जुड़ जाएगा। अगर एक आयोडीन जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन, और अगर 2 आयोडीन जुड़े तो उसको हम बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको ये ऑर्गेनिफिकेशन जो स्टेप था वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करें आखिरी स्टेप की, वो होगा हमारे पास कपलिंग। कपलिंग में क्या होगा, हम 2 मोनोआयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन या फिर 2 डाईआयोडोटायरोसिन और 2 डाईआयोडोटायरोसिन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर 1 और 2 मिलेगा तो कितना बनेगा मेरे पास 3, मतलब यहाँ पे मेरे पास बनेगा T3, और वहीं मैं 2 और 2 को ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा T4। ठीक है, तो ये जो कपलिंग का मैकेनिज्म है ये 2 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है इंट्रामोलिकुलर, आप सब समझिए, इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, जो मेरे पास थायरोग्लोबुलिन था उसके अंदर ही मेरे पास मोनोआयोडोटायरोसिन था और उसके अंदर ही मेरे पास डाईआयोडोटायरोसिन था। अगर ये दोनों ही आपस में जुड़ जाता है तो मेरे पास क्या बना देंगे T3, और क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में हुआ है इसलिए मैं इसको टर्म दे रहा हूँ इंट्रा मॉलिक्यूलर। वहीं अगर मैं बात करूँ 2 डाईआयोडोटायरोसिन जुड़ गए तो उसको मैं क्या बोलूँगा T4 या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है,
फिर हम बात करें ये एक और मैकेनिज्म से हो सकता है, वो है मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर ये कैसे होगा कि दो अलग अलग थायरोग्लोबुलिन से एक एमआईटी है और एक डीआईटी, तो ये एमआईटी अगर यहाँ से निकल के इस डीआईटी से जुड़ जाए तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो जाएगा, इसलिए हम इसको टर्म दे रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर। तो भी वो क्या बनाएगा मेरे पास T3। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ये डीआईटी होता और डीआईटी यहाँ से उड़ के यहाँ पे जुड़ जाता तो वो क्या बनाता T4। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कपलिंग कैसे हुई। तो यहाँ पे मेरे पास ल्यूमेन वाला जो एरिया था, मतलब जो स्ट्रोमल एरिया था, वहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, इन T3 T4 का फॉर्मेशन हो गया है। ये T3 T4 भी क्या होते हैं, इन्हीं थायरोग्लोबुलिन से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका रिलीज होता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से थायराइड हार्मोन इन सेल से रिलीज होगा, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ से ये कैसे रिलीज होगा। तो अभी तक की बात क्या थी कि मेरे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन से आयोडीन अंदर आया था और एपिकल साइड से क्या हो गया था, मेरे पास आयोडीन यहाँ पे पहुँच के फिर हुआ था इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मेरे पास आयोडीन एटम बना था और उस आयोडीन एटम से मैंने ऑर्गेनिफिकेशन के थ्रू मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन बनाया और फिर कपलिंग के थ्रू T3 और T4 बनाया। ठीक है, अब ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है मेरे पास वो इस मैगेलिन रिसेप्टर के थ्रू अंदर चला जाएगा। ये मैगेलिन रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे एपिकल साइड पे। ठीक है, एपिकल साइड पे जो मैगेलिन रिसेप्टर्स थे वहाँ से ये अंदर चला जाता है। अब इसका क्या होता है, जो सेल के अंदर लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो इनको अलग करते हैं। ठीक है, कि मोनोआयोडोटायरोसिन को अलग कर दिया, डाइआयोडोटायरोसिन को अलग कर दिया, T3 और T4 को अलग कर दिया। यहाँ से जो मेरे पास मेन सिक्रीशन है वो तो क्या है, T3 और T4। तो T3 और T4 क्या होंगे, यहाँ से सिक्रीट हो जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे। तो अब ये कहाँ आ चुके हैं, हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में आ चुके हैं। वही हम बात करें मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन का कोई काम नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, डीआयोडीनेज एंजाइम के एक्ट करता है और वहां से आयोडीन को रिलीज कर देता है, आयोडीन आयन को रिलीज कर देता है। अब यह आयोडीन आयन वापस क्या करेगा, इस ल्यूमेन में जाएगा और वापस चारों स्टेप्स को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड में किस तरीके से बनता है। ये 100% सवाल आता है आपके किसी ना किसी पेपर में, तो आप पक्का आएगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो वापस देखिए, आपको 100% अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ब्लड में जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि T4 जो होता है वो तो होता है एक प्रो हार्मोन, मतलब ये एक्टिव हार्मोन नहीं है। एक्टिव हार्मोन क्या है मेरे पास, T3। तो अब ये T4 T3 में कैसे कन्वर्ट होता है, तो T4 डीआयोडीनेज के थ्रू T3 में कन्वर्ट होता है। एंजाइम का नाम समझ लीजिए डीआयोडीनेज, मतलब उसने एक आयोडीन को कम कर दिया। तो मेरे पास 4 आयोडीन थे, वहां से मेरे पास अब 3 आयोडीन बचे हैं। ठीक है, तो ये जो T3 होता है वो फ्री फॉर्म में अगर होगा तो वो रेस्पॉन्सिबल होगा एक्शन के लिए, मतलब अगर ये फ्री फॉर्म में है तो ही वो अपना एक्शन दिखा पाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, ये एक थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। ठीक है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ऐसा ग्लोबुलिन जो थायरोक्सिन से बाइंड करता है। ठीक है, तो इस प्रोटीन से जाके वो जुड़ जाता है और अगर वो इससे जुड़ा हुआ है तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी एक्शन के लिए। रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, सिर्फ फ्री फॉर्म रेस्पॉन्सिबल होती है। अब मान लीजिए कभी ऐसी कंडीशन आए कि मेरा जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा फंक्शन कर रहा है और ज़्यादा मतलब ये थायरोक्सिन हार्मोन बना रहा है, तो अब जो हाइपर एक्टिविटी है उसको रोकने के लिए बॉडी ने क्या किया, एक तरीके का डीआयोडीनेज होता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 3 डीआयोडीनेज। वो क्या करता है, इस T4 से रिवर्स T3 बनाता है। ये मैंने आपको केमिकल स्ट्रक्चर में बताया था कि RT3 क्या होता है, रिवर्स T3 बनाता है, जो कि इनएक्टिव होता है। अगर इनएक्टिव सब्सटेंस बनेगा तो उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, तो वो जो हाइपर एक्टिविटी थी वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे हमने डीआयोडीनेशन को अच्छे से समझ लिया है। ये आपके फिलअप आ सकता है कि T4 से T3 कैसे बनता है, तो डीआयोडीनेज के थ्रू बनता है। अब हम देखते हैं कि जो थायराइड हार्मोन है वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके किस तरीके से एक्ट करता है। तो जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है वो एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो मैंने आपको बताया था जो भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होता है उनके मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं होते, वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो हमारी लेयर होती है वो भी बायलिपिड लेयर होती है, तो ये क्या करती है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को अपने थ्रू जाने देती है। तो जो
थायराइड के रिसेप्टर होते हैं वो हमारे पास होते हैं इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर इसका रिसेप्टर है, वहाँ पे क्या होगा, ये जो हार्मोन है वो जाएगा और जुड़ेगा और फिर क्या करेगा, डीएनए को एक्टिवेट कर देगा। डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन और वो प्रोटीन क्या करेगा, अपना एक्शन करेगा। तो इस तरीके से इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू ये जो थायराइड हार्मोन है वो काम करता है। दो फीचर्स हमको याद रखना है कि एक तो इसका स्लो ऑनसेट होता है, मतलब धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, लेकिन जब शुरू करता है तो वो अच्छी देर तक काम करता है। मतलब जो एक्शन है वो कैसा होता है, प्रोलोंग्ड एक्शन। तो याद क्या रखना है, ऑनसेट स्लो है लेकिन जो एक्शन है वो किस तरीके का है, प्रोलोंग्ड एक्शन है। ये एक और जगह काम करता है, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें जो एंजाइम्स होता है उसमें भी ये कुछ ना कुछ हेल्प करता है। तो इस तरीके से जो हमारा थायराइड हार्मोन है वो अपने टारगेट सेल में जाके एक्ट करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। बच्चों को ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है और ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो उनसे याद नहीं होते, लेकिन हम इसको एक एकदम सिस्टमेटिक मैनर में, जिस तरीके से मैंने याद किया था उसी तरीके से मैं ट्राई करूंगा कि आपको भी अच्छे से याद करा दूं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर में हम याद करेंगे तो आपको एकदम ईजिली एग्जाम में याद आ जाएगा और एग्जाम में 110% इस पर सवाल बनता ही बनता है और क्लिनिकल भी पूछा जा सकता है। तो अब अगर आप कहीं इधर उधर ध्यान था, अगर आपके हाथ में फ़ोन था तो उसको रख दीजिए और वीडियो पे अच्छे से ध्यान दीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन की, जो कि है कैलोरीजेनिक एक्शन। मतलब किस तरीके से ये हीट प्रोड्यूस करता है और जो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ाता है। तो ये बात तो सबको पता होगी कि जो थायराइड का मेन काम होता है वो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करना है। तो वो किस तरीके से करता है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मेरे पास बोथ T3 एंड T4 इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड हीट प्रोडक्शन। मतलब जो T3 और T4 है वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे सेल के अंदर भी और रेस्पिरेटरी पाथवे में भी, ठीक है। तो अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो मेरे पास क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ATP ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो ये किन तीन ऑर्गन में नहीं होता, तो किन तीन ऑर्गन में हमारे पास हीट प्रोडक्शन नहीं होता, तो एक है मेरे पास ब्रेन, एक है मेरे पास गोनेड्स और एक है मेरे पास स्प्लीन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो कैलोरीजेनिक एक्शन होता है वो किस वजह से है, तो पहली बात तो होता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ATPase यूज होगा तो अगर वो एनर्जी बनाएगा तो सिंपल सी बात है हल्की सी हीट वहाँ पे रिलीज होगी। तो जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सोडियम पोटेशियम ATPase की एक्टिविटी की वजह से। और एक और मेरे पास क्या होता है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ थर्मोजेनिक अनकपलिंग प्रोटीन। ये एक प्रोटीन होता है, अगर ये एक्ट करता है तो भी मेरे पास क्या होगा, कैलोरीजेनिक एक्शन देखने को मिलेगा और मेरे पास क्या होगी, हीट प्रोडक्शन होगी। सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगी तो मैं क्या बोलूँगा कि बॉडी की इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ चुकी है। मतलब अब इसकी बॉडी में ज़्यादा केमिकल फंक्शंस हो रहे हैं और जो इसकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा हो रहा है। तो कैलोरीजेनिक एक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम एक एक करके सारे फंक्शंस देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को टॉप टू बॉटम देखेंगे और एक एक ऑर्गन्स के ऊपर जो थायराइड का इफेक्ट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ थायराइड ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम पे थायराइड हार्मोन क्या काम करता है, ये करता है इंप्रूव्स मेमोरी एंड एबिलिटी टू लर्न, ठीक है, मेमोरी को बढ़ाता है। तो अब यहाँ से आप अपने माइंड में सोचते रहिएगा कि अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो गया या फिर कम सिक्रीट हो गया तो क्या इफेक्ट आ सकता है। जैसे अगर ये कम सिक्रीट हुआ तो मेरे पास मेमोरी कम होगी और क्या होगा, एबिलिटी टू लर्न। मतलब जो बच्चा है या फिर जो बंदा है जिसको थायराइड की डेफिशिएंसी है उसमें एबिलिटी टू लर्निंग हमको कम दिखेगी, ठीक है। पर अब मान लीजिए अगर ये ज़्यादा हो गया तो मेरे पास क्या होगा, इंक्रीज अलर्टनेस, इंसान ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा, वेकफुलनेस, और मेरे पास होगा इंक्रीज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। फिर मेरे पास क्या होगा कि अगर कोई भी स्टिमुलस उसको मिलता है तो उसको तेज रिस्पॉन्स करेगा वो, मतलब हर टाइम अलर्ट रहेगा। अगर आप ऐसे पेशेंट को देखेंगे जिसमें थायराइड ज़्यादा है तो वो आपको हमेशा, मतलब जैसे ADHD का पेशेंट नहीं होता, हर टाइम आपको हिलता डुलता दिखेगा और एकदम अलर्ट रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उस तरीके से दिखता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो थायराइड हार्मोन है वो और क्या करता है, इंप्रूव्स द हियरिंग फंक्शन, मतलब सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ाता है। फिर ये क्यों नेसेसरी होता है, ये नेसेसरी होता है माइलिनेशन के लिए। तो अगर मान लीजिए नियोनेट में ये हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मेरे पास क्या होगा, माइलिनेशन बरोबर नहीं हो पाएगा
और मेरे पास सीवियर डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है और सीवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है कोई भी नियोनेट में तो उसको जल्द से जल्द ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं और क्या काम होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड कॉक्लिया। कॉक्लिया की वजह से तो सुनने का फंक्शन हो गया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया में अगर दिक्कत होगी तो मेरे पास क्या देखने को मिल सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, रिजिडिटी और डेफनेस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई और डिफेक्ट होगा तो हमको क्या देखने को मिल सकता है, स्लगिश मेंटल एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी और रैपिड मेंटेशन। तो ये सारे इफेक्ट थे हमारे पास थायराइड हार्मोन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे ऑर्गन की जो कि है हार्ट। तो हार्ट पे थायराइड हार्मोन क्या करता है, हार्ट पे थायराइड हार्मोन जो है वो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बढ़ा देता है। अब अगर बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बढ़ जाएंगे तो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, आप सिंपल सा समझिए, सिंपैथेटिक सिस्टम ज़्यादा एक्ट करेगा। और सिंपैथेटिक सिस्टम का क्या काम है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है हार्ट पे, आइनोट्रोपिक इफेक्ट और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। मतलब वो एक तो मसल एक्टिविटी बढ़ा देगा और एक मेरे पास हार्ट रेट को बढ़ा देगा। अगर मसल एक्टिविटी बढ़ती है तो उसको हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं और अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो उसको हम क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो थायराइड का हार्ट पे ये फंक्शन होता है। तो हार्ट से जस्ट रिलेटेड टॉपिक सर्कुलेशन के बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्रेन के बारे में देखा, फिर हमने हार्ट के बारे में देखा, अब हम सर्कुलेशन के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्लिनिकली डायग्नोस करना है कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसके लिए आप क्या देख सकते हैं, सर्कुलेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से होता है अब आप अच्छे से समझिएगा। जो हीट प्रोडक्शन हो रही है उसकी वजह से मेरे पास क्या होता है, वेजो डायलेशन। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है, अगर मान लीजिए एक कंडीशन में दे रहा हूँ कि बंदे को हाइपर थायरॉयडिज्म है, मतलब उसका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही है। अब अगर हाइपर थायरॉयडिज्म है तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अब अगर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मेरे पास क्या होगा, जो पेरिफेरल वेसल्स है, मतलब जो हाथ के एंडिंग वाली वेसल्स है, वहाँ पे क्या होगा, मेरे पास वेजो डायलेशन देखने को मिलेगा। अब अगर वेजो डायलेशन देखने को मिलेगा तो वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर वेजो डायलेशन होगा तो मेरे पास जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो रही थी ड्यू टू नॉर्मल ब्लड वेसल्स का जो स्ट्रक्चर था उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे वेजो डायलेशन हो गया है। ये चीज़ आप अच्छे से सीवीएस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जस्ट समझिए कि अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होता है तो मेरे पास जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जो हम दो वैल्यूज देखते हैं 120, 80, तो इसमें जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अगर थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है तो मेरे पास जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो किस तरीके से इफेक्ट होता है, जो थायराइड हार्मोन है वो क्या करता है, हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है। अब अगर वो हार्ट को स्टिमुलेट कर रहा है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। और जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है, कार्डियक आउटपुट पे। तो क्योंकि अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ गया है तो मेरे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मेरे पास बढ़ चुका है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो चुका है। तो जो इन दोनों का गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। जनरली कितना होता है, 40 से आप वैल्यू याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि यार ये 40 क्या था, तो 120 माइनस 80। बाकी जनरली बच्चे भूल जाते हैं कि पल्स प्रेशर क्या होता है। तो सिंपल है, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो ये जो पल्स प्रेशर होता है वो क्या होगा, मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सिस्टोलिक वाला ब्लड प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो गया और डायस्टोलिक वाला कम हो गया, तो मेरे पास क्या होगा, जो पल्स प्रेशर है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि थायराइड का सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट है। तो मान लीजिए एक बंदा आया, आपने उसकी बीपी चेक करी और उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम था। मान लीजिए वैल्यू आई 140
65। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इस बंदे को थायराइड हो सकता है। इसी के साथ अगर आपको सीएनएस मैनिफेस्टेशन देखना है तो वो बंदा हाइपर एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि थायराइड बढ़ा हुआ है तो वो बंदा हाइपर एक्टिव होगा और ऐसी मतलब बार बार हिल रहा होगा, हाइपर एक्टिव होगा और अलर्टनेस होगी उसमें, इस तरीके से वो बिहेव करेगा। तो अगर इस ऐसे सिम्टम्स या फिर साइंस आपको देखने को मिलता है तो आपको उसको थायराइड चेकअप के लिए मतलब प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। तो सिंपल सा इफेक्ट है कि वो क्या करता है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन। ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज हो रही थी और साथ में क्या हो रही थी, मेरे पास डिलीवरी टू द टिश्यू इंक्रीज हो रही थी। उसकी वजह से ही क्या हो रहा था, मेरे पास जो हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ गया और डिलीवरी टू द टिश्यू ऑक्सीजन बढ़ गई। ठीक है, फिर एक और हमको क्या देखने को मिलेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी और जो वेंटिलेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम बात करें इफेक्ट ऑन मसल। तो सिंपल सा है, अगर मेरे पास हाइपर थायरॉयडिज्म होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, दोनों में मेरे को मायोपैथी देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑन स्किन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एक्सप्लेन वाई का सवाल बन सकता है। तो जनरली क्या होता है, मेरे पास जो थायराइड हार्मोन है वो इनिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड आप अपने बायोकेम में अच्छे से पढ़ लेंगे कि कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आप जनरली ये याद रखिए कि जो थायराइड हार्मोन है वो इनको इनिबिट कर रहा है, मतलब इनको नहीं बनने देगा, और बनने नहीं देगा तो ये डिपॉजिट भी नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है। तो अब एक कंडीशन मान लीजिए हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन मेरे पास कम है। अब अगर थायराइड हार्मोन कम है तो मेरे पास क्या होगा, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो बनेंगे। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है हाइल्यूरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ये एग्जांपल है। और भी तरीके के म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। और मान लीजिए कुछ तरीके के प्रोटीन है, तो वो क्या होंगे, बनेंगे और क्या होगा, डिपॉजिट अंडर स्किन, मतलब स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। और अगर वो स्किन के अंदर डिपॉजिट होंगे तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को भी रिटेन कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वाटर को रिटेन कर लेंगे। तो ऐसे टिश्यू जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सोमेटस टिश्यू। क्योंकि उसको हम मिक्सोमेटस टिश्यू बोल रहे हैं तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स एडिमा। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, मिक्स एडिमा। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा, नॉन पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा। तो स्किन से रिलेटेड आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी। तो यहाँ पे हमने मेन सारे ऑर्गन्स की तो बात कर ही ली। सबसे पहले हमने ब्रेन देखा, फिर हमने हार्ट देखा, फिर हमने सर्कुलेशन देखा, फिर लंग्स देखे, फिर हमने देखा मसल पे क्या इफेक्ट होता है, फिर हमने देखा स्किन पे क्या इफेक्ट होता है। अब हम एक एक विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑन विटामिन क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बॉडी हीट बढ़ गई है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो विटामिन की रिक्वायरमेंट मेरे पास बढ़ जाती है। अब हमारे पास एक विटामिन है, विटामिन ए, जो कि किससे बनता है, कैरोटीन से। तो कैरोटीन क्या करता है, विटामिन ए को बनाता है। मान लीजिए थायरोक्सिन की हेल्प से ये जो कैरोटीन है वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो रहा है। अब मान लीजिए मेरे पास थायरोक्सिन नहीं है, तो अगर मेरे पास थायरोक्सिन नहीं होगा जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास जो कैरोटीन है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। और अगर ये ब्लड में एक्यूमुलेट हो गया तो उसको मैं क्या बोलूँगा, कैरोटीन एमिया। ये चीज़ आप याद रख ले, किसी में भी इन एमिया आ जाए उसका मतलब होता है वो ब्लड में ज़्यादा है। ठीक है, तो इनेमिया आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, वो ब्लड में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो कैरोटीन है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा और येलोइश डिस्कलरेशन देगा। अब येलो डिस्कलरेशन तो मेरे को जॉन्डिस में भी देखने को मिलता है, तो मैं किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो ये जो डिस्कलरेशन होता है उसमें मेरे पास जो स्क्लेरा है वो वाइट कलर की रहती है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगर जॉन्डिस बंदे को होगा तो उसमें जो स्क्लेरा है वो भी क्या हो जाती है, येलो हो जाती है। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में मेरे को कैरोटीनेमिया देखने को मिल सकता है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन वाई में। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से ये बता दूं कि इनमें कोई भी स्पेसिफिक काम नहीं होता। जितने भी प्रोसेसेस है वो सबको ही प्रोमोट करता है थायराइड हार्मोन। जैसे कि अगर मैं इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट देखूंगा तो वो क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का एक तरफ तो ये एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ये क्या करता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन इन टिश्यूज भी बढ़ा देता है। फिर ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस भी कर रहा है और नियोग्लूकोजेनेसिस भी कर रहा है। तो ये एक तरीके से सारे इफेक्ट शो करता है, बस आपको यही याद रखना है।
अब अगला अगर मैं लिपिड की बात करूं तो उसमें भी मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि लाइपोलाइसिस भी हो रही है और लाइपोजिनेसिस भी हो रही है। अगर थायरोक्सिन ज़्यादा है तो वो लाइपोलिसिस करेगा और बॉडी फैट कम कर देगा, मतलब इंसान थिन होगा। ठीक है, इंसान थिन होगा। वहीं अगर मैं बात करूं नॉर्मल थायरोक्सिन है तो वो लाइपोजिनेसिस भी कर सकता है। फिर अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है थायराइड ग्लैंड, क्योंकि मतलब फैट भी जनरेट कर रहा है। तो आप ये फैट जनरेट मतलब ये। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से ये बता दूं कि इनमें कोई भी स्पेसिफिक काम नहीं होता। जितने भी प्रोसेसेस है वो सबको ही प्रोमोट करता है थायराइड हार्मोन। जैसे कि अगर मैं इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट देखूंगा तो वो क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज का एक तरफ तो ये एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ये क्या करता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन इन टिश्यूज भी बढ़ा देता है। फिर ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस भी कर रहा है और नियोग्लूकोजेनेसिस भी कर रहा है। तो ये एक तरीके से सारे इफेक्ट शो करता है, बस आपको यही याद रखना है। अब अगला अगर मैं लिपिड की बात करूं तो उसमें भी मेरे को क्या देखने को मिलेगा कि लाइपोलाइसिस भी हो रही है और लाइपोजिनेसिस भी हो रही है। अगर थायरोक्सिन ज़्यादा है तो वो लाइपोलिसिस करेगा और बॉडी फैट कम कर देगा, मतलब इंसान थिन होगा। ठीक है, इंसान थिन होगा। वहीं अगर मैं बात करूं नॉर्मल थायरोक्सिन है तो वो लाइपोजिनेसिस भी। तो जो इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल है वो सिंपल सा है कि जो थायरोक्सिन है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब बात करें अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, तो सिंपल सी बात है, अगर थायरोक्सिन स्मॉल डोज में स्टिमुलेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। और वहीं अगर वो लार्ज डोज में रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा और वेट लॉस करवाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने देख लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है उनमें दोनों तरीके के इफेक्ट आते हैं। जैसे इधर लिपिड में हमने लाइपोलिसिस, लाइपोजेनेसिस देखा, इधर हमने देखा कि स्टिमुलेट भी करा रहा है ग्रोथ को और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म भी कर रहा है। तो यही आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी का बीएमआर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो सारे ही स्टेप्स का प्रमोशन होगा, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन ऑन ग्रोथ। ग्रोथ पे किस तरीके से काम कर, तो आपको इतना याद रखना है कि ग्रोथ और मैच्योरेशन दोनों के लिए थायराइड हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ हाइट बढ़ने से काम नहीं चलेगा, जो ओवरऑल मैच्योरिटी है ना बॉडी की वो भी थायरोक्सिन के होती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल था, मेरे पास एक टेडपोल था। ठीक है, टेडपोल होता है जो फ्रॉग का अपने पास एकदम बेसिक सा आपको पता हो, फ्रॉग के बच्चे को हम जैसे टेडपोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो टेडपोल है वो क्या होगा, अगर T4 उसको मिला तो वो क्या होगा। तो जो इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल है वो सिंपल सा है कि जो थायरोक्सिन है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब बात करें अगर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, तो सिंपल सी बात है, अगर थायरोक्सिन स्मॉल डोज में स्टिमुलेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। और वहीं अगर वो लार्ज डोज में रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा और वेट लॉस करवाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने देख लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है उनमें दोनों तरीके के इफेक्ट आते हैं। जैसे इधर लिपिड में हमने लाइपोलिसिस, लाइपोजेनेसिस देखा, इधर हमने देखा कि स्टिमुलेट भी करा रहा है ग्रोथ को और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म भी कर रहा है। तो यही आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी का बीएमआर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो सारे ही स्टेप्स का प्रमोशन होगा, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन ऑन ग्रोथ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंपल सी बात है, थायराइड जो है वो हमारे पास ग्रोथ और मैच्योरेशन में चाहिए, लेकिन अगर वो जल्दी मिल गया तो भी दिक्कत हो सकती है। मतलब हाइपर से भी दिक्कत है, हाइपो से भी दिक्कत है। तो मान लीजिए जो मेरे पास टेडपोल है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें उस टेडपोल को क्या किया, T4 दिया ही नहीं, जो हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन था वो दिया ही नहीं, तो वो फ्रॉग में डेवलप ही नहीं हुआ, वो टेडपोल ही रहा। तो यहाँ पे हमको पता चला कि T4 ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, उसको जल्दी से T4 T3 दिया, क्या पता शायद ज़्यादा ग्रोथ हो जाए फ्रॉग की, इसलिए हमने क्या किया, T4 और T3 ज़्यादा दिया। लेकिन जब ये करके देखा तो हमने देखा कि जो फ्रॉग में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन जो फ्रॉग की साइज़ है वो छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चला कि जो T4 है वो कम भी अच्छा नहीं है और T4 है वो ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ आपको ग्रोथ के रिलेटेड याद रखनी है। फिर कुछ और इफेक्ट्स है, जैसे कि मिल्क सिक्रेशन में भी थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प करता है और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में भी हेल्प करता है। बस आपको यही सारे फंक्शंस अच्छे से एक ऑर्डर में याद रखने थे और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब हम देखेंगे कि थायराइड हार्मोन किस तरीके से रेगुलेट होता है। तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से अभी तक सारे हार्मोन्स में याद हो गया होगा कि जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से मेरे पास निकलेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, वो जाएगा कहाँ तक, एंटीरियर पिट्यूटरी तक, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलवाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और कौन सा हार्मोन निकालेगा मेरे पास, T3 और T4 निकलवाएगा। अब ये जो T3 T4 है वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसको, एक तो ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस को दे सकते हैं नेगेटिव फीडबैक, और ये एक नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो अगर इनका लेवल बढ़ जाएगा T3 और T4 का तो वो नेगेटिव फीडबैक देंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलेंगे कि यार कम TSH रिलीज़ करो, या फिर हाइपोथैलेमस से बोलेंगे कि कम TRH रिलीज़ करो, ठीक है। और वहीं अगर मैं बोलूँ T3 या T4 का लेवल कम है बॉडी में तो क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक नहीं जा पाएगा और ज़्यादा सिक्रेशन होगा T3 T4 का, मतलब बॉडी ऐसे एक्ट करेगी कि ज़्यादा सिक्रेशन हो। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए कि जो मेरे पास, अगर मान लीजिए मेरे पास थायराइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, T3 T4 बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो एक तरीके से मैं ड्रग में क्या दे सकता हूँ, मान लीजिए मैंने आयोडीन कंपाउंड ही दे दिया, ठीक है, जैसे होता है ल्यूगोल्स आयोडीन, तो वो क्या करेगा, वो जाके हाइपोथैलेमस को इनिबिट करेगा। ल्यूगोल्स आयोडीन क्या करेगा, जाके हाइपोथैलेमस को इनिबिट करेगा, और अगर वो इनिबिट करेगा तो वहाँ से मेरे पास T3 T4 का सिक्रेशन कम हो जाएगा। मतलब आप समझे कि जो बॉडी में T3 T4 बढ़ गया था उसकी दवाई में ही मैंने ल्यूगोल्स आयोडीन मतलब T3 का ही कंपाउंड दे दिया, तो उससे क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू वो कम हुआ। तो इस तरीके से मेडिसिन बनती है हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस रेगुलेशन के अलावा कुछ और फैक्टर्स होता है, जैसे कि कोल्ड के अंदर TSH स्टिमुलेट होता है जिससे कि थायराइड लेवल बढ़ता है, और डोपामीन, सोमेटोस्टेटिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या करता है, इनिबिट करता है TSH को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मेन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनिबिट कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके सारी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जो हमारा थायराइड रिलीज है वो कम हो जाएगा। फिर हम देखेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें जो रिलीज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अच्छे से शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ हाइपोथायरॉयडिज्म की, तो अगर ये इन्फेंट्स में होता है तो आप याद रखिए कि इन्फेंट्स में जो थायराइड होता है वो बहुत नेसेसरी होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड न्यूरोनल ग्रोथ। ब्रेन और न्यूरोनल ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ही नेसेसरी होता है बच्चों में। तो मान लीजिए अगर थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो मेरे पास मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है, मेंटल रिटार्डेशन इन चाइल्ड देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि थायराइड जो है वो नेसेसरी है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड न्यूरल ग्रोथ इन इन्फेंट्स, ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि बच्चे के अंदर हमको अर्ली डायग्नोस करना पड़ता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो अगर बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसको हम टर्म देते हैं क्रिटिनिज्म। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट पूछेंगे आपको व्हाट इज क्रिटिनिज्म। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन एकदम 100% तैयार है। तो आपको यही सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि सबसे पहला तो कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। अब जो हमने सारे फीचर्स पढ़े थे, अब आप खाली उनमें लगा के देख लीजिए कि अगर थायराइड नहीं होगा तो क्या दिक्कत होगी। तो सबसे पहले शॉर्ट स्टेचर होगा, मतलब हाइट वगैरह नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होगा, वो तो हमने अभी जस्ट बात करी। दूसरा लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग, क्यों, क्योंकि जो बोन्स वगैरह की ग्रोथ है वो तो रुक जाती है, लेकिन जो मसल की ग्रोथ है वो तो बरोबर ही रहती है। तो अब सोचिए मतलब स्ट्रेचर तो शॉर्ट है लेकिन जो मसल है वो बरोबर ग्रोथ कर रही है, तो मेरे पास जो टंग होगी वो कैसी होगी, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग होगी, ठीक है। फिर होगी मेरे पास ड्राई रफ स्किन होती है, डीप म्यूटिज्म देखने को मिल सकता है। ये हमने हाइपोथायरॉयडिज्म, ये हमने पहले भी फंक्शन में बात कर लिया था कि जो कॉक्लिया है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो डीप म्यूटिज्म हो सकता है अगर इसकी कमी होगी तो। और डिलेड माइलस्टोन, माइलस्टोन क्या होता है, जो हमारे पास एक बच्चा होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे उसकी ग्रोथ होती है। जैसे मान लीजिए वो 3rd मंथ पे कुछ स्पेसिफिक काम करेगा, 6th मंथ पे कुछ स्पेसिफिक काम करेगा, 1 साल का होगा तो चलना सीख जाएगा, 1.5 साल का होगा तो बोलना सीख जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं माइलस्टोन्स। अगर थायराइड हार्मोन नहीं बरोबर काम कर रहा है तो हमारे पास जो माइलस्टोन है वो डिलेड हो जाएंगे, मतलब जो काम उस बच्चे को नॉर्मली 6 महीने में करना चाहिए था वो 8 या 9 महीने में कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिलेड माइलस्टोन। तो ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे पास क्रिटिनिज्म के। और अगर यही हाइपोथायरॉयडिज्म हमारे पास एडल्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स इडिमा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ मिक्स इडिमा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इन हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा है, पहली बात तो TRH कम हो गया,
थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कम हो गया हाइपोथैलेमस से। दूसरा है TSH कम हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो गया हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर मेरे पास आयोडीन डेफिशिएंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। तो ऐसी जगह जहाँ पे मतलब सी एक्सेस नहीं है, या फिर मैं बात करूँ माउंटेन्स वाले एरिया में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो खाना होता है उसमें जनरली आयोडीन नहीं मिलता, वहाँ पे सॉल्ट इंटेक भी कम होता है, इसलिए वहाँ के लोगों में हमको आयोडीन एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, फिर एक बात कर सकते हैं हम थायराइडोक्टोमी। थायराइडोक्टोमी मतलब थायराइड ग्लैंड को बॉडी से रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया तो कोई चांस ही नहीं थायराइड हार्मोन बनने के, तो वहाँ पे हमको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। एक चीज़ होती है हमारे पास हाशिमोटोज थायराइडाइटिस। ये क्या होता है, एक तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो एंटीबॉडीज होती है वो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट बनती है, मतलब मारने के लिए बनती है थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, तो ये एक इस तरीके की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज क्या करेगी, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस में भी मेरे को ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, मिक्स एडिमा। अब इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, तो इसके फीचर्स में हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा लो बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें बंदा क्या होगा, सेंसिटिव टू कोल्ड। ये चीज़ याद रखिए, आपके जो क्लिनिकल सवाल है उसमें पूछ सकते हैं। एक क्लिनिकल कंडीशन दे देंगे और लिखेंगे कि जो पर्सन है वो सेंसिटिव टू कोल्ड है। जैसे ही सेंसिटिव टू कोल्ड वर्ड आएगा वो 100% हाइपोथायरॉयडिज्म का केस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगर ज़्यादा होता तो मेरे पास वेट लॉस होता है, तो अगर कम होगा तो मेरे पास क्या होगा, वेट गेन होगा। ये चीज़ याद रखनी है। कैरोटीनेमिया, यह मैं आपको पहले अच्छे से पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कैरोटीनेमिया क्या चीज़ होती है। फिर है मेरे पास पफी फेस हो जाएगा, एनलार्ज टंग हो जाएगी और स्टिफ्ड जॉइंट्स। एनलार्ज टंग का मैंने आपको कारण बता ही दिया था। पफी फेस भी इसलिए हो जाएगा क्योंकि फैट बॉडी में बढ़ जाएगा, तो फेस जो है वो पफी होने लग जाएगा और जॉइंट्स भी है वो स्टिफ हो जाएंगे। फिर एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है वॉइस इज हस्की, मतलब इंसान हो ऐसे कर करके बोलता है, मतलब उसकी आवाज़ थोड़ी सी मतलब ऐसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास ये चीज़ मैं मतलब फ़ोन के ऊपर भी बता सकता हूँ कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं। मतलब मैं पेशेंट से बात कर रहा हूँ, उसमें मेरे को पता चला कि वो मेरा मतलब वो जनरली मेरी ओपीडी में आता था मान लीजिए, तो अगर वो आता था तो मेरे को उसकी वॉइस पता है, या फिर मान लीजिए मेरा कोई रिलेटिव है तो जनरली अपन को उनकी वॉइस पता होती है। अब अगर वॉइस में चेंज देखने को मिल रहा है और वो कुछ इस तरीके से मतलब ऐसे मतलब वो सांस लेके नहीं हेलो ऐसे इस तरीके से बोलता है, तो इस तरीके से अगर वो बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, एक हस्की वॉइस। और ये फीचर होता है किसका, हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो ये मैं ऑन फोन भी बता सकता हूँ कि बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था। इसके अलावा हमको क्या देखने को मिलेगा, इम्पेयर्ड मेमोरी और लिथार्जी, मतलब इंसान थक जाएगा बहुत जल्दी, मतलब उसको बर्स्ट आउट हो जाएगा। उसके अलावा हमको साइकोलॉजिकल फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्स एडिमा मैडनेस। ठीक है, मिक्स एडिमा में अगर बंदा थोड़ी सी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, सॉरी मेरे को ये टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब एक तरीके से एबनॉर्मल हरकतें अगर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स एडिमा मैडनेस। ठीक है, एक होता है हमारे पास ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब जो मेरे पास हार्ट रेट है वो कम हो जाएगी। फिर हमको ब्लड कोलेस्ट्रॉल में राइज देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम था थायराइड का। फिर हमको क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मोकॉमिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया भी देखने को मिल सकता है। मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी, और एक और बंदा कोमा में जा सकता है जिसको हम बोलते हैं मिक्स इडीमा कोमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स इडीमा कोमा। तो ये सारे फीचर्स थे, और इस टॉपिक पे आपके क्योंकि क्लिनिकल बन सकता है तो आपको ये सारे फीचर्स बाय हार्ट याद रखना है। और मैं आपको ये बता दूं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, आपके पास फिलअप्स भी बन सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ नहीं है, जितने भी हमने फीचर्स पढ़े थे अभी कि क्या क्या होते हैं, थायराइड क्या क्या काम करता है, सारे काम देखे थे, उसके अंदर हमको बस ये करना है कि अगर वो काम नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। ये तो एकदम सिंपल सा टॉपिक है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो एक तो है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में हमको हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है सोलाइटरी टॉक्सिक एडिनोमा, ये एक तरीके का कैंसर है। मान लीजिए एडिनोमा हो जाए किसमें, हमारे पास इस ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो T3 T4 है वो ज़्यादा रिलीज होंगे। ठीक है, उसी तरीके से एक टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे नोड्यूल्स दिखते हैं उसमें, ये एक इस तरीके का गॉइटर होता है। गॉइटर मतलब स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसकी वजह से हमको नेक में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो अगर ये मल्टी नोड्यूलर है तो उसमें भी हमको हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, फिर एक है मेरे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल अगर बढ़ गया हो, या फिर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का लेवल अगर बढ़ गया हो, तो भी मेरे पास क्या होगा, हाइपर
थायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, ये सारे कॉजेज आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो ग्रेव्स डिजीज क्या हो जाएगा, मेरे पास एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो एंटीबॉडीज बनेगी। यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि ये एंटीबॉडी थोड़ी अलग तरीके की होती है। बाकी जितनी भी एंटीबॉडीज होती है वो अगेंस्ट काम करती है, लेकिन ये क्या करती है, ये उसके इफेक्ट में काम करती है, मतलब उसकी तरफ उसको सपोर्ट करेगी। और मेन बात क्या है, ये चीज़ और अच्छे से सपोर्ट करेगी। मतलब जो ये ग्रेव्स डिजीज होती है उसमें मेरे पास बनती है थायराइड स्टिम्युलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग, आप वर्ड से समझ रहे होंगे, जो कि थायराइड को जाके स्टिमुलेट कर रही है। जनरली मेरे पास क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो जाके टीएसएच पे एक्ट करता है और मेरे पास क्या बनाता है, T3 T4 बनाता है, जो कि नॉर्मल लेवल में बॉडी में बनता है और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो मेरे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन बनता है वो क्या करता है, इस टीएसएच रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है और ये जो T3 T4 है इनको बहुत एक्सेस लेवल में रिलीज करवाता है। अब अगर ये एक्सेस लेवल में रिलीज करवा रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा। अब इस तरीके के हाइपरथायरॉयडिज्म में क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड एक्सेस स्टिमुलेट हो रही है तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, गॉइटर, जहाँ पे मेरे पास स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगी। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो टीएसएच के रिसेप्टर्स होते हैं सेम उसी तरीके के रिसेप्टर्स हमारे आंखों में भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन उन रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करता है और क्या एक कंडीशन डेवलप करता है, एक्सोप्थेल्मोस, मतलब जो बंदे की आई है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगी, उसको हम बोलते हैं एक्सोप्थेल्मोस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेव्स डिजीज हुई कैसे। अब हमको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो सारे फंक्शंस हमने पढ़े थे बस उसमें आप ये लगाइए कि अगर ज़्यादा रिलीज हो जाएगा थायराइड तो क्या काम होगा, जैसे कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हीट इंटॉलरेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था कोल्ड इंटॉलरेंट, मतलब उसको कोल्ड टॉलरेट नहीं कर पाएगा वो पर्सन। ठीक है, तो वो किस में देखने को मिला था हमको, हाइपो में। और वहीं हम बात करें हाइपर में क्या हो जाएगा मेरे पास, हीट इंटॉलरेंट, ये आप टेम्परेचर से याद रखिए। ठीक है, कोल्ड है मतलब नेगेटिव में, मतलब कम। ठीक है, समझ गए, जैसे कोल्ड में टेम्परेचर नेगेटिव में होता है तो याद कैसे रखेंगे कि हाँ हाइपो में कोल्ड इंटॉलरेंट है, और हाइपर में क्या होगा मेरे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वैसे ही याद रख लीजिए मेरे पास क्या होगा, हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा हो गया, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर मेरे पास क्या होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा मेरे को। ठीक है, उसकी जो स्किन है वो वार्म, मॉइस्ट और एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। ठीक है, मेन चीज़ क्या है उस वो मतलब जैसे अगर थायराइड कम रिलीज होता तो उसमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, लेकिन वहीं ज़्यादा रिलीज होगा तो मेरे पास एक्सेसिव ब्रेन फंक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे जो बंदा होगा वो बहुत ही एक्साइटेबल होगा, मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, इरिटेबल होगा, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट हो जाएगा और बहुत नर्वस होगा। मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए ADHD के पेशेंट जैसा ये दिखेगा हमको। ठीक है, इन मतलब मेंटल सिम्टम्स में हमको ये ADHD पेशेंट जैसा दिखेगा। फिर हम बात करें पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मेन चीज़ क्या है ये देखिए, आप मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें मेन चीज़ क्या है, इन फीचर से आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ यार इसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, उस बंदे का BP चेक करेंगे। जैसे ही आप BP चेक करेंगे आप एक क्लासिकल मतलब आपको एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो जाएगा और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो तो इंक्रीज हो गया और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास पल्स प्रेशर क्या होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनका जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू बढ़ गई और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो गया तो मेरे पास ओवरऑल जो पल्स प्रेशर है, जो गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, एक क्लासिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी कि जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म का। इसके अलावा हमको क्या देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस और मायोपैथी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इन सारे फीचर्स के साथ एक मैंने आपको बताया एक्सोप्थेल्मोस। एक्सोप्थेल्मोस क्या होता है कि जो आंखें हैं वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगी, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ आई। ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन होता है वो एक्स्ट्राक्युलर मसल्स पे भी जाके एक्ट करता है और वहाँ पे क्या करा देता है, स्वेलिंग, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो हमारी आई बॉल है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है। तो ये फीचर आपको याद रखना है। इसके साथ हमको गॉइटर भी देखने को मिल सकता है। गॉइटर क्या होता है मेरे पास, स्वेलिंग
ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमने कॉजेज और जो फीचर्स होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के वो देख लिए। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैंने थायराइड ग्लैंड ही हटा दी, जिसको मैं क्या बोलूंगा, थायराइडेक्टोमी। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ही हटा दी। दूसरी मैं क्या कर सकता हूं, रेडियो एब्लेशन विथ I-131, मतलब जो थायराइड है उसका रेडियो एब्लेशन, एक तरीके से रेडिएशन के थ्रू मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। और मतलब जो रेडिएशन है उसमें क्या होगा, मेरे पास आयोडीन 131 होगा। इसके अलावा हमारे पास होती है एंटी थायराइड ड्रग्स। अब वो एंटी थायराइड ड्रग्स कौन कौन सी होती है ये आप फार्मा में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको एक आइडिया रखना है। पहला मैंने आपको ल्यूगोल्स आयोडीन बताया था, ल्यूगोल्स आयोडीन का फंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगी, मतलब नेगेटिवली इनिबिट करेगी TSH और TRH के सिक्रेशन को। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। फिर हमारे पास होता है परक्लोरेट और थायोसाइनेट। ये क्या करते हैं, आयोडीन ट्रैपिंग में मतलब बाधा डालते हैं। आयोडीन अगर ट्रैप ही नहीं हो पाएगा तो मेरे पास थायराइड कम बनेगा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या होगा, प्रोपियोथायोयूरेसिल और मेथिमाजोल। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन को ब्लॉक करते हैं। ऑर्गेनिफिकेशन जो प्रोसेस था जिसमें हमारे पास मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन बन रहा था, उसको ब्लॉक करने का काम किसका होता है, प्रोपियोथायोयूरेसिल और मेथिमाजोल का होता है। इसके अलावा हम बीटा ब्लॉकर्स भी ले सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, जो सिम्टम्स थे ना कि हार्ट रेट बढ़ गया वगैरह, तो इन सबको कम करने का काम बीटा ब्लॉकर्स का होगा। तो वो क्या करेंगे, रिड्यूस पेरिफेरल सिम्टम्स। तो ये ट्रीटमेंट भी पूछ सकते हैं। ये ट्रीटमेंट मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से जनरली क्लिनिकल क्वेश्चन आता है। मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म से इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म से पूछा जा सकता है। तो जो सब टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको मेनली तो पूछेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म पहला तो डायग्नोस कर लिया आपने, उसके बाद में पूछेंगे फीचर्स, वो 5 मार्क्स का हो गया। उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट 5 मार्क्स का पूछ सकते हैं। तो अगर ट्रीटमेंट पूछ लिया तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे गॉइटर कि असलियत में गॉइटर होता क्या। तो ये कंडीशन तो आप अपने मतलब बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे कि गॉइटर जो है वो थायराइड की वजह से होता है। अब थायराइड की कमी की वजह से होता है या फिर थायराइड के बढ़ने की वजह से होता है, तो मैं आपको एक पहले ही बता देता हूँ, ये थायराइड के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, ये थायराइड के कम होने की वजह से भी हो सकता है, और अगर नॉर्मल थायराइड लेवल है हमारे ब्लड में फिर भी हमको गॉइटर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो गॉइटर असलियत में होता क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथायराइड गॉइटर। मतलब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में भी हमको गॉइटर देखने को मिल रहा है तो वो किस तरीके से, तो आप समझिए कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें मेरे पास क्या होगा, T3 और T4 का लेवल कम होगा। तो अगर T3 और T4 का लेवल कम है तो मेरे पास नेगेटिव फीडबैक नहीं जा पाएगा कि यार मतलब TSH के लेवल को या फिर TRH के लेवल को कम करो, ऐसा कोई फीडबैक नहीं जाएगा। अगर ये फीडबैक नहीं जाएगा तो मेरे पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ जाएगा। और अगर मेरे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया तो वो क्या करेगा, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड का ओवर स्टिमुलेशन करेगा। और अगर कोई भी ग्लैंड ओवर स्टिमुलेट होती है तो उसमें हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो अगर ये ओवर स्टिमुलेट होगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी साइज इंक्रीज हो गई है, और अगर साइज इंक्रीज होगी तो मेरे पास एक स्वेलिंग इन नेक हमको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारे पास हाइपोथायरॉइड गॉइटर। अब अगर बात करें हाइपरथायरॉइड गॉइटर की, तो ये तो सिंपल सी बात है, जो ग्रेव्स डिजीज हो गया जिसमें हमने क्या देखा था कि जो एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो रहा था किसका, थायराइड ग्लैंड का, उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे पास T3 T4 भी ज़्यादा रिलीज हो रहे थे। तो उसमें हमको क्या देखने को मिल सकता है, ये ग्रेव्स डिजीज के अंदर देखने को मिल सकता है। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, मतलब ये एक तरीके से कैंसरस कंडीशन है। और एक हमको सोलाइटरी टॉक्सिक नोड्यूल्स में भी हाइपरथायरॉइड गॉइटर देखने को मिल सकता है। एक होता है हमारे पास यूथायरॉइड गॉइटर, मतलब कि जो थायराइड है उसका लेवल नॉर्मल है, नॉर्मल को हम यू बोलते हैं। ठीक है, तो यूथायरॉइड गॉइटर है फिर भी देखने को मिल सकता है गॉइटर, मतलब तो वो किस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा कि ये प्यूबर्टी मतलब गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी में देखने को मिल सकता है। गर्ल्स के अंदर जनरली क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम थायराइड नॉर्मल होने के बावजूद भी गॉइटर हमको देखने को मिल सकता है। तो गॉइटर से रिलेटेड आपको यही चीज़ें याद रखनी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, वो है वॉल्फ-चाइकोफ इफेक्ट। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। ये मैं आपको पहले अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन वापस अच्छे से समझा रहा हूँ जस्ट नाम के साथ। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले पता होगी। मेन चीज़ क्या है इसमें, अगर आयोडीन हाई डोज में है तो वो क्या करता है, ऑर्गेनिफिकेशन को ब्लॉक करता है और थायराइड हार्मोन को कम करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूगोल्स आयोडीन होता है, ठीक है,
लुगोल्स आयोडीन क्या कर रहा है, एक तो मेरे पास जाके जो TRH और TSH है इनको जाके भी ब्लॉक करता है नेगेटिव फीडबैक से। और अगर मान लीजिए आयोडीन का लेवल बॉडी में ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिफिकेशन वाला प्रोसेस था जिसमें मेरे पास मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन बन रहा था उसको भी जाके ब्लॉक कर देगा। अब अगर उसको जाके ब्लॉक करेगा तो मेरे पास थायराइड हार्मोन अपने आप कम बनेगा। तो ये चीज़ क्या होती है, मेरे पास एक तरीके से फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट देती है। फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब दवाई बनाने की यूज़ में आती है कि अगर मेरे पास हाइपरथायरॉयडिज्म है जिसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा T3 T4 रिलीज हो रहा है, हाइपर थायरॉयडिज्म है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आयोडीन को एज मतलब फार्मेकोलॉजी मतलब एज अ मेडिसिन दे सकता हूँ। आयोडीन को एज अ मेडिसिन दे सकता हूँ। आयोडीन अगर मैं दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ऑर्गेनिफिकेशन ब्लॉक हो जाएगा और मेरे पास क्या होगा, TRH और TSH का रिलीज भी कम होगा। अगर ये कम होगा तो मेरे पास क्या होगा, इनडायरेक्टली थायराइड हार्मोन कम बनेगा। अगर ये कम बनेगा तो मेरे पास जो हाइपरथायरॉयडिज्म है वो ट्रीट हो जाएगा। तो इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, वॉल्फ चाइकॉफ इफेक्ट। इसी से एक मिलता जुलता इफेक्ट है वो है जॉर्ज बेस्डो इफेक्ट। ये इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक है वो नहीं जा पाता, ठीक है। होता क्या है, मेरे पास मान लीजिए TSH बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है और मान लीजिए क्या हुआ, अनइनिबिटेड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, जो थायराइड हार्मोन है वो बरोबर रिलीज नहीं हो रहा है। अगर थायराइड हार्मोन बरोबर रिलीज नहीं होंगे तो मेरे पास क्या होगा, जो फीडबैक है वो एब्सेंट हो जाएगा। अगर फीडबैक एब्सेंट हो गया तो मेरे पास क्या होगा, TSH कंटिन्यूसली रिलीज होता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉर्ज बेस्डो इफेक्ट। तो इसमें जस्ट आपको ये याद रखना है कि आयोडीन एक्सेस हुआ इसमें, लेकिन जो फीडबैक था क्योंकि वो एब्सेंट था इसलिए मेरे पास क्या हो गया, जो अनइनिबिटेड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन होगा, मतलब थायराइड हार्मोन कंटिन्यूसली रिलीज होते जाएंगे जस्ट बिकॉज नेगेटिव फीडबैक एब्सेंट था। आपको जॉर्ज बेस्डो इफेक्ट में इतना याद रखना है, ये नहीं पूछा जाता। मेनली आपसे क्या पूछा जाएगा, वॉल्फ चेकऑफ इफेक्ट पूछा जाएगा। अब हम एक लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये आपके मेनली बायोकेम में इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप जनरली याद रख लीजिए कि अगर मेरे को किसी का भी फंक्शन टेस्ट करना है तो सिंपल सी बात यही याद रखनी है कि वो क्या क्या फंक्शन करता है। तो पहली बात मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ, बेसल मेटाबॉलिक रेट देख के, T3 T4 और TSH का ब्लड में लेवल देख के। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, थायराइड स्कैन करा के थायराइड की साइज़ देख सकता हूँ कि नॉर्मल है या नहीं है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इनडायरेक्टली स्लीपिंग पल्स रेट और प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल देख के भी बता सकता हूँ। एक मैंने आपको बताया था कि आयोडीन जो होता है वो जनरली प्रोटीन से बाउंड होता है, तो मैं जो प्रोटीन बाउंड आयोडीन है उसका लेवल भी चेक कर सकता हूँ, जो कि नॉर्मली कितना होता है 4 to 8 माइक्रोग्राम पर 100 ml। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस टॉपिक में जस्ट इतना सा एक ओवरव्यू होना चाहिए आपके पास और ये टॉपिक हमारे पास क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरी थायराइड ग्लैंड को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। हमने हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और भी जो इफेक्ट्स होते हैं, वॉल्फ चाइकॉफ इफेक्ट, जॉर्ज बेस्डो इफेक्ट और जो क्या क्या फंक्शंस होते हैं थायराइड के, वो बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पूरी वीडियो को एक ही में बनाने का एक ही मकसद था कि क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है तो आपको अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।